तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हमारे कुछ मौलिक शब्द होते हैं। मौलिक तो मैंने पहले ही बोल दिया। मौलिक शब्द मतलब मूलभूत शब्द होते हैं जिसका मतलब हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस मतलब को आप समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आसान हो जाता है। और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जैसे फिल्म आती है उसका ट्रेलर देखते हैं कि उसमें क्या शब्द का है, कौन सा डायलॉग फेमस है, उस पूरी फिल्म में दिखाया क्या गया है। तो वैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन का हमेशा एक पार्ट बनता है। शुरू में आपको देखने में बेकार लगेगा, लेकिन समय के साथ आपको मज़ा आएगा। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इस इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप ऐसा ट्राई करेंगे कि आप चैप्टर को खुद पढ़ें। जब उसको खुद पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। वैसे आप हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो देखो, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अपना बिना लेक्चर के शुरू करते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा, चैप्टर 2 होगा कौन सा, भारतीय संविधान, यानी जो क्लास 11 का पॉलिटी वाला। तो पहला ही वर्ड है इसमें संविधान। तो संविधान क्या होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है किसी भी देश का, जिसके माध्यम से देश चलता है, जिसके माध्यम से देश चलता है। ये क्या होता है? बेसिकली एक किताब होता है। क्या होता है? एक किताब होता है जिसके माध्यम, इसमें क्या होता है किताब में, शासन कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्यार से संविधान बोल देते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक कानून लिखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अगला वर्ड आता है अपना अधिकार। क्या आता है? अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार किसे पूछोगे ना, कुछ करने का अधिकार। बिल्कुल आपको करने का काम को क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। लेकिन पेपर में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मारने का अधिकार। अधिकार बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी समाज से वह दावा जो आप समाज से डिमांड करते हैं और उसकी पुष्टि कौन करता है? कानून करता है, तब जाके वो अधिकार बनता है। जैसे आपको पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, इसको समाज भी मानता है और कानून उसको मान्यता देता है। लेकिन आप बोलोगे भाई मर्डर करने का अधिकार, मर्डर करने का अधिकार ये नहीं देगा। क्यों? इसको कानून कहेगा नहीं भैया ये नहीं, तो आतंकवादी बन जाएगा। इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो अधिकार होता है समाज से वे दावे होते हैं जो समाज स्वीकार करता है और कानून उसकी पुष्टि करता है। यानी कानून के माध्यम से तो हमें अधिकार मिलते हैं, कोई भी अधिकार हमें कानून द्वारा देता है, ठीक है। लेकिन कई बार विरोधाभास देखने को मिलता है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कानून तो देता है लेकिन समाज नहीं देता, कुछ समाज देता है लेकिन कानून नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लव स्टोरी, मतलब किसी लड़के, एक लड़का है और ये एक लड़की, सुंदर सी लड़की है अपने, ठीक है। ये लड़का इससे शादी करना चाहता है लेकिन समाज उसको आज्ञा नहीं देता, समाज उसकी आज्ञा नहीं देता, बोलता है कि शादी तू नहीं कर सकता। लेकिन कानून कहता है भैया, कानून कहता है आप शादी कर सकते हो, ठीक है। तो अधिकार समझ में आ गया। वो अधिकार क्या होता है? समाज से या कानून से वे दावे होते हैं जिसकी स्वीकृति हमें वो प्रदान करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। पहला वर्ड। अब आखिर तीसरा वर्ड है आज का मौलिक। क्या भाई? मौलिक। मौलिक का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। आपको पढ़ने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज़ें क्या चाहिए? किताब चाहिए। अगर स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होती है? टीचर के पास बोर्ड होना चाहिए भाई पढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मौलिक। यानी आपको बिल्कुल शुरुआती चीज़ को हम मौलिक बोलते हैं। जैसे हमारी जो शरीर है, शरीर किससे मिलकर बना है? अंगों से मिलकर बना है। अंग किससे मिलकर बने हैं? उत्तक से मिलकर बने हैं। उत्तक किससे मिलकर बने हैं? हमारे कोशिका से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? कोशिका। जो कोशिका क्या है? बिल्कुल मौलिक है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। तो हमारे मौलिक अधिकार इतने मौलिक होते हैं कि इसके बिना इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता, इसीलिए इसको नाम दे दिया मौलिक अधिकार। मौलिक का मतलब होता है बुनियादी। क्या बोलते हैं इसको? हम बोल सकते हैं बुनियादी, ठीक है। एक बड़ी सी बिल्डिंग बना हुआ है, वो किसकी बुनियाद क्या है? उसकी आधार है, उसकी नींव है आधार, तो उसको मौलिक बोल सकते हैं। अगला आता है बेगार या फिर बंधुआ। ये अलग अलग वर्ड है, सारे पढ़ाएंगे। ये है बेगार या बंधुआ। बेगार या बंधुआ का मतलब होता है वह व्यक्ति जिससे काम करा के पैसा नहीं देना, काम करा के पैसा नहीं देना, वो क्या आता है? बेगार होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मजदूर को बोला भाई साहब हमारा घर बना दो, उस बेचारे ने घर बना दिया लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो क्या हो गया? वो बेचारा बेगार हो गया, ठीक है। या फिर उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। क्या बोलते हैं? बॉन्डेड लेबर कहते हैं, बंधुआ कहते हैं। फिर आता है संवैधानिक। क्या आता है? संवैधानिक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के हिसाब से हो, जो संविधान के हिसाब से हो वो संवैधानिक कहलाएगा। जो संविधान के हिसाब से चलेगा वो संवैधानिक है, और जो संविधान के हिसाब से नहीं है वो असंवैधानिक है। जैसे कि एक कानून आया था बड़ा मस्त वाला, आपने सबने नाम सुना होगा, कृषि कानून। तो न्यायालय ने जो था हमारे जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने कहा था ना कि भाई हम कानून को देखेंगे, जो कानून है वो संवैधानिक है, संवैधानिक है या नहीं है। यानी संवैधानिक है तो मतलब संविधान के हिसाब से, अगर संवैधानिक नहीं है तो संविधान के हिसाब से नहीं है। जो चीज़ें संविधान के हिसाब से होगी संवैधानिक, जो चीज़ें नहीं होगी वो असंवैधानिक। फिर आता है शोषण। क्या आता है? शोषण। किसी से ज़्यादा काम लेना या किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना। जैसे आजकल हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं।
जैसे मुर्गी है, उसको सुई दे दे के बेचारी से अंडा निकलवा रहे हैं, मांस उसका बढ़ा रहे हैं, उसका भी शोषण कर रहे हैं। यानी एक्सेस यूज करना, किसी चीज को ज्यादा मात्रा में यूज करना या फिर आप उसको दबाना, ये सब शोषण कहलाता है। जैसे कि मान लो कि पीटी का पीरियड चल रहा हो, मैथ वाले टीचर आके हमारे क्लास ले लेते हैं, ठीक है, ये भी तो शोषण ही हुआ भाई। क्लास लेने का मन नहीं था लेकिन टीचर ने ले लिया, वो भी शोषण ही है। होमवर्क अधिक से अधिक देना, ये भी शोषण का एक प्रकार है, लिख सकते हो अपने, डोंट वरी। फिर आता है स्वतंत्रता संघर्ष या फिर राष्ट्रीय आंदोलन, ये वर्ड दोनों एक ही है। लेकिन देखिए क्या हुआ, हमारा देश किसका गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम। किसका गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम। अब अंग्रेजों को हटाने के लिए उस समय बहुत सारे आंदोलन किए गए। ये आंदोलन लगभग 1947 से पहले जितने भी आंदोलन हुए ना हमारे को देश को आजाद कराने के लिए, उसको हमने क्या बोलिया, राष्ट्रीय आंदोलन बोला। यानी राष्ट्रीय आंदोलन कौन से आंदोलन होते हैं, जो देश को आजाद कराने के लिए किया गया सभी आंदोलनों को हमने राष्ट्रीय आंदोलन बोल दिया। इसमें कौन कौन थे, गांधी जी थे भाई अपने, ठीक है, इनके सविनय अवज्ञा आंदोलन सुना होगा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें आप वीर कुंवर सेन का नाम सुनेंगे। 1857 की भी हम मान लेते हैं, होता है उसको, कई लोग मानते कई लोग नहीं मानते हैं। भगत सिंह हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन जिन लोगों ने जिन्होंने आंदोलन किया, उस सभी आंदोलनों का हमने राष्ट्रीय आंदोलन बोल दिया। ये 1947 से पहले के सारे आंदोलन थे। इसमें क्या था कि अंग्रेजों से हमें आजाद कराना था, इसको हम बोले राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमने बहुत सारे कस्में खा ली थी, वो भी कस्में पढ़ेंगे क्या क्या खाया था। फिर आता है उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब होता है किसी चीज को नहीं मानना, किसी चीज को नहीं मानना। सर ने बोला भाई कल सब लोग 10 स्कूल का टाइम गए 10 बजे, ठीक है, आप पहुंच रहे हो 11 बजे, आपने क्या किया, समय का उल्लंघन किया, यानी जो कानून बना है उसका उल्लंघन किया, ठीक है। ट्रैफिक के नियम पे लाल बत्ती रुकना है, हरी पे चलना है, लेकिन आप लाल पे चलना स्टार्ट कर देते हो, मतलब लाल बत्ती पे चलना स्टार्ट करते हो, तो उस चीज का उल्लंघन कर रहे हो। उल्लंघन का मतलब फॉल कर रहे हो, उसको गलत कर रहे हो, उसको बोलते हैं उल्लंघन, ठीक है, किसी चीज को नाम मानना। फिर आता है निरंकुश। निरंकुश का सीधा सा अर्थ है कि आप पे अंकुश ना होना, आपको कंट्रोल ना करना। जैसे सपोज करें आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में, आपके ऊपर अंकुश है, क्या है, अंकुश है, मतलब टीचर मारेगा, पीटी सर मारेंगे, गार्ड भी पकड़ के धो देता है, घर पे आओगे तो घर वाले भी धो देते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में चले जाते हो आप पे निरंकुश हो जाते हो, आप पे कोई अंकुश नहीं रहता। तो निरंकुश का मतलब होता है जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो। अगला वर्ड आता है औचित्यपूर्ण। औचित्यपूर्ण का मतलब होता है कि उचित, कोई चीज उचित है कि नहीं है। जैसे कि एक बात बताओ, हमें घूमने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, लेकिन आप कहो भाई वहां में घूमना है जहां परमाणु बम बनता है, ये उचित है कि अनुचित है, यानी अनुचित है, इसको क्या बोल, तो वो अनुचित है। लेकिन उचित क्या होगा, उसको हम बोलते हैं औचित्यपूर्ण, मतलब इसकी कुछ रिलेवेंस है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारे समाज में फिर दलित आता है। दलित हमारे जाति व्यवस्था के अंदर एक वर्ण होते हैं, वर्ण कहो या हमारे समाज का एक हिस्सा है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं ना, निचले लोग, उनको हम लोग दलित बोलते हैं। जो समाज में पीछे रह गए उनको हम क्या बोलते हैं, दलित बोलते हैं। एनसीईआरटी में ऐसी परिभाषा है, ठीक है। ये थे हमारे, मेरे मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड किनको समझाना चाहिए। अरे अगला भी है भाई, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है, यहाँ पे व्यक्ति मतलब ये हम आप वाला व्यक्ति नहीं है, यहाँ व्यक्ति का मतलब होता है अपने चीजों को एक्सप्रेशन करना, अपने चीजों को व्यक्त कर पाना, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ पे एक लड़की खड़ी है सुंदर सी, यहाँ पे सुंदर सी कन्या खड़ी है और आपको यहाँ तक बात पहुँचाना है। ऐसा भी हो सकता है भाई, ये लड़की इधर भी बात पहुँचा सकती है। अभिव्यक्ति क्या होगा, या अपने बात, अपने भाव को, अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुँचाना अभिव्यक्ति कहलाता है। इसमें क्या हो सकता है, कैसे पहुँचा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ बात, या फिर इधर से इधर बात, लिख कर पहुँचा सकते हो भाई, बोल के पहुँचा सकते हो, गा कर पहुँचा सकते हो, ठीक है, पोस्टर बना सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो तुम, है ना। इस प्रकार से आप कविताएं लिख सकते हो, गाने लिख सकते हो, फिल्म लिख सकते हो, सब अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम बोलते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी बोल के, हम बोल के भी तो बातें इधर से उधर करते हैं, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने भावों को प्रकट करना, अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में इसको आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। फिर आता है मानव अधिकार। जैसे हम सब लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग क्या है, सब लोग ह्यूमन बींग है। इसमें ना तो कोई दलित है, ना तो कोई मुस्लिम है, ना तो कोई महिला है। ह्यूमन मतलब सब लोग इंसान है, जिसके 2 पैर 2 हाथ और ऐसे मुंडी होना चाहिए, वो ह्यूमन कहलाता है। वो कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, वो कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, लेकिन मानव होने के लिए उसे कुछ बुनियादी अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, बुनियादी अधिकार मिले हुए, इसे हम बोलते हैं मानव अधिकार। आपको यानी इंसान होने के नाते जो अधिकार आपको मिला हुआ है उसको मानव अधिकार बोलते हैं। अब मानव अधिकार भारत में 1992 से ये लागू है, ठीक है तो पहले से है, लेकिन 1992 के अंदर एक कानून क्या बोलते हैं, आयोग बना, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार
आयोग बना। इससे पहले इसकी घटना ना बड़ा मजेदार है, हिटलर से जुड़ा हुआ है, मानव अधिकार कैसे आया, एक म्यूनिख केस पढ़ेंगे। फिर आता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है देश की संपत्ति, निजी संपत्ति को देश के लिए समर्पित कर देना। निजी संपत्ति को देश के लिए समर्पित कर देना, वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीयकरण कहलाएगा। सपोज करो मार्कर है, ये किसकी मार्कर है, हम मान लेते हैं मेरा मार्कर है। किसका मार्कर, ये मेरा मार्कर है। लेकिन मोदी जी को ये पसंद आ गया, बोला कि मार्कर तुम्हारा बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मोदी जी लेंगे और देश के नाम पे समर्पित कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या करते हैं, राष्ट्रीयकरण। जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 के अंदर, 69 के अंदर। तो बहुत सारे बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पकड़ा बहुत सारे बैंकों को और सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब वो देश की संपत्ति घोषित कर दी, ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है, निजीकरण। क्या होता है, निजीकरण, यानी राष्ट्रीय चीज को निजी करना। अब निजीकरण कैसे होता है, ये विनिवेश के द्वारा। विनिवेश मतलब सरकार जब अपने निवेश उसमें से हटा लेती है, उसमें जब पैसा खींच लेती है, उसको विनिवेश कहते हैं। इतना चीजें समझ में आ गया हुआ है। राष्ट्रीयकरण मतलब कोई संपत्ति देश का कर देना, निजीकरण राष्ट्रीय संपत्ति को देश को बेच देना, विनिवेश मतलब सरकारी संपत्ति को ही बेचना, विनिवेश कहलाता है। फिर आता है उन्मूलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको हर जगह इकोनॉमिक्स में मिलेगा, ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर जगह मतलब ये वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। इसका जो यूज है ना, वो पॉजिटिव वे में भी होता है और नेगेटिव वे में भी होता है। कि मतलब इसको यूज कैसे कर रहे हो, जैसे गरीबी का उन्मूलन करना, ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन शिक्षा का उन्मूलन कर देना, शिक्षा हटा देना मतलब खत्म कर देना, ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो उन्मूलन का ये देखना पड़ता है कहाँ पर ये यूज कैसे हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कि हमें पढ़ना है क्या इस चैप्टर के अंदर, ये तो कीवर्ड है। इसमें पढ़ना है अधिकारों का क्या महत्व है। अधिकारों का महत्व वही है, जितना आप अधिकार को जानोगे तभी तो उसके महत्व के बारे में जानोगे। जैसे बहुत सारे अधिकार होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो उसको हम लोग मिसयूज करते हैं। तो इसमें एशियाई गेमों के बारे में तुम्हारे बुक में है, ठीक है। उसमें व्यक्ति का शोषण होता है, लेकिन शोषण होने वाले को पता ही नहीं होता कि हमारे ये सारे अधिकार है। उसमें एक व्यक्ति है, उसको राइट टू लाइफ है, कि उसको 54 साल के लिए जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उसको अधिकार पता ही नहीं है। अधिकार इसलिए चाहिए कि व्यक्ति अपना विकास कर सके और अपने जीवन में कुछ कर सके, इसलिए अधिकार चाहिए। फिर आता है अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों की घोषणा पत्र, जो अधिकार आपको संविधान द्वारा मिलते हैं उन्हें हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ये सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ। कहाँ पे, अमेरिका में शुरू हुआ। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर सबसे पढ़ा लिखा देश माना जाता है, लेकिन ससुरे वो लोग जब संविधान बनाए ना, सब चीज बना लिया बढ़िया सा, लेकिन वो अधिकार ही नहीं दे पाए। लेकिन फिर उनके कुछ साल बाद उन्होंने अधिकार इस्टेब्लिश किया, तो इसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं, राइट्स ऑफ बिल कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। ये कहाँ होता है, संविधान के अंदर हमारे लिखा होता है। फिर आता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान जब शुरू में बना तो हमारे अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद से हमने एक मौलिक अधिकार को हटा दिया, बोला कि मतलब वो अधिकार ऐसा था कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट के कार्य करने थे, हमें विकास करना था, उसमें वो बाधा पड़ रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसको हमने हटा दिया। वो कब हटाया, तो 1978 के अंदर हटा दिया, यानी 44वें 24th सीएम मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में 7वें जो हमारा मौलिक अधिकार था उस विचारों को हमने हटा दिया। बोला कि नहीं, हमारे अंदर 6 ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में है। 7वां था, 7वें को हमने हटा दिया। कब हटाया, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। वो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के हमने संविधान के आर्टिकल 300A में डाल दिया है। अब आते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है कौन कौन है। FR मीन्स फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार इंग्लिश में। समानता का अधिकार है, यानी आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सब जगह आपको समान नजरों से देखा जाएगा, कानून में भी समान है, हर जगह आप समान है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ठीक है। ये सब क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपसे जो कोई ज्यादा काम करवा रहा है, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करा सकते हैं, उनका आप शोषण नहीं कर सकते हैं। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप धार्मिक रूप से कहीं भी जा सकते हैं, अपने धर्म को फैला सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में मुस्लिम लोग हैं, तो उनको लगता है कि उर्दू पढ़ाना चाहिए, इसलिए अपने उन्होंने मदरसे खोल रखे हैं, मदरसे को अपने हिसाब से वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार उनको मिला हुआ है।
ठीक है। फिर अगला आता है जो आखिरी अधिकार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32 में है। ये कहाँ है? आर्टिकल 32 के अंदर ये लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। ये कहते हैं ना, कोई पूछे सारे अधिकारों का अब्बूजान कौन है, मतलब पापा कौन है, तो संवैधानिक अधिकार है। इसी का अधिकार, ये इतना इंपॉर्टेंट अधिकार है, ये सबको बचा के रखता है। जो संविधान में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में दिया हुआ है, ठीक है। उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझो ना, इतना इंपॉर्टेंट अधिकार है कि एक बार अंबेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान का आत्मा है। क्या है? हमारे संविधान का आत्मा है। फिर आखिरी जो टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब सरकार ये क्या है कि जस्टिसिएबल नहीं है, आप किसी के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। राज्य ऐसा प्रयास करेगा ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके, ठीक है। इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि राज्य क्या कर सकता है। ये हमारे पार्ट 4 में, पार्ट 4 के अंदर है। आर्टिकल 35 से लेकर 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है कि राज्य क्या क्या कर सकता है, यानी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। लेकिन इसमें राज्य के ऊपर ये है कि आपको जब पैसा होगा ना तब करना है। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज इतना शॉर्ट था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे। जय हिंद।